अध्ययन कक्ष में कृष्णकांत ने रुद्र को उस समय की पूरी कहानी सुनाने के बाद गहरी सांस ली। आखिरकार इतने सालों से ये राज उनके दिल पर बोझ बनकर बैठा था। अब जब उन्होंने रुद्र को सब कुछ बता दिया था तो उन्हें काफी राहत महसूस हुई। रुद्र, तुम्हारे पिता हमारे सिंघानिया परिवार के महान परोपकारी थे। तुम्हारे पिता के बिना सिंघानिया परिवार आज यह सफलता कभी हासिल नहीं कर पाता। सिंघानिया परिवार के अन्य सदस्यों ने तुम्हारे साथ जो किया वो वाकई हद से ज्यादा था। कृष्णकांत खड़े हुए और फिर से रुद्र के सामने झुके। रुद्र ने कृष्णकांत को देखा और भावहीन होकर कहा, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चूंकि मेरा सिंघानिया परिवार से खून का कोई रिश्ता नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि आपने क्या किया। कृष्णकांत ने उन्हें देखा और कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए कि उन्हें पता नहीं था कि क्या जवाब दे। चिंता मत करो, हालांकि मैंने अब सिंघानिया कॉर्पोरेशन के 50% शेयर ले लिए हैं। फिर भी कुछ ही सालों में तुम्हारे सिंघानिया परिवार को जो मुनाफा मिलेगा वो यकीनन अभी के बराबर होगा, रुद्र ने आगे कहा। रुद्र की बातें सुनकर कृष्णकांत ने अचानक रुद्र की ओर अविश्वास के भाव से ऊपर देखा। उन्होंने हकलाते हुए कहा, रुद्र, क्या तुमने हमें माफ कर दिया? माफ कर दिया? रुद्र ने कृष्णकांत की बातें सुनकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। तुम्हारे सिंघानिया परिवार ने उस समय मेरे साथ इतनी सारी चीजें की, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूं? मैं सिर्फ अपने पिता के तुमसे किए वादे को पूरा कर रहा हूं। चूंकि मेरे पिता ने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे सिंघानिया परिवार को पीढ़ियों तक पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं ये वादा निभाऊंगा। कृष्णकांत ने सामने खड़े रुद्र को असहज भाव से देखा। वे कड़वाहट से मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता नहीं था कि क्या कहना है। रुद्र धीरे से खड़े हुए और भावहीन होकर कहा, कुछ भी हो, उस समय क्या हुआ ये बताने के लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। ये बातें कहने के बाद रुद्र जाने की तैयारी करते दिखे, लेकिन कृष्णकांत जल्दी से खड़े हुए और चिल्लाए, रुद्र, हालांकि मैंने इतने सालों में एक दादा के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभाया है और तुम्हारा मुझसे टून का रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें बचपन से बड़े होते देखा है। मैं सच में तुम्हें अपना असली पोता मानता हूं। जब रुद्र ने कृष्णकांत की बातें सुनी तो उनका शरीर थोड़ा सा कांप उठा और वे वहीं रुक गए। मैं तुम्हें आखिरी बात बताना चाहता हूं। सामने वाला सचमुच उतना सीधा नहीं जितना तुम सोचते हो। मैं जानता हूं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। कृष्णकांत ने कांपती आवाज में रुद्र से कहा। रुद्र ने कृष्णकांत की बातें सुनने के बाद उनके भाव कुछ अजीब हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आपको पहले सिंघानिया परिवार की गड़बड़ी साफ करनी चाहिए। हालांकि मैं गारंटी दूंगा कि आपका सिंघानिया परिवार पीढ़ियों तक अमीर जीवन जिएगा, पर कुछ चीजें सिर्फ मेरे अकेले फैसला करने से नहीं होती। चिंता मत करो, मैं सिंघानिया परिवार के मामलों को निश्चित रूप से संभालूंगा। कृष्णकांत ने हल्के से सिर हिलाया। कृष्णकांत को इस तरह देखकर रुद्र को उन पर थोड़ा दया आई, लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गए। जब रुद्र अध्ययन कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि सिंघानिया परिवार के वे लोग पहले ही जा चुके थे। उन्हें अपने मामलों को संभालने जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच सिंघानिया परिवार का सदस्य नहीं होऊंगा। रुद्र ने बेबसी में सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। फिर वे धीरे से सिंघानिया परिवार के विला से बाहर निकल गए। विला छोड़ने के बाद रुद्र ने एक टैक्सी ली और जिस होटल में वे ठहरे थे वहां वापस आए। फिर वे अकेले बिस्तर पर लेट गए और कृष्णकांत ने आज उन्हें जो कुछ बताया था उसे याद करने लगे। रुद्र को यकीन था कि कृष्णकांत सच कह रहे थे। इस बिंदु पर कृष्णकांत के पास उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा कृष्णकांत के सबसे बड़े बेटे का नाम रवीश था और उनके तीसरे बेटे का नाम चिन्मय था। दोनों के नाम एच से शुरू होते थे, तो सिर्फ रुद्र के पिता का नाम बिलाल क्यों था? यह स्पष्ट रूप से तर्कसंगत नहीं था। इसलिए रुद्र और सिंघानिया परिवार का वास्तव में खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रुद्र पेरेंटेज टेस्ट कराने का फैसला कर सकते थे, इसलिए कृष्णकांत को इस तरह की बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। रुद्र जिस बात पर विचार कर रहे थे
वो ये थी कि उनके पिता वास्तव में कौन थे। साथ ही क्या रुद्र के कोई रिश्तेदार जिंदा थे? ये सवाल जाहिर तौर पर रुद्र के लिए थोड़ा जटिल था। आखिरकार कृष्णकांत के पास रुद्र के पिता के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसके अलावा इस मामले के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अगर वे जांच भी करना चाहते तो आसानी से पता नहीं लगा सकते थे। एक और जरूरी सवाल था, वो कौन था जिसने उनके माता पिता को मारा? रुद्र के पिता को इसलिए मारा गया क्योंकि वे सेठी की बंगाल शाखा के प्रभारी बनने वाले थे। दूसरे शब्दों में, सामने वाले ने जरूर प्रभारी के पद के लिए रुद्र के पिता पर हमला किया होगा। इसलिए बंगाल का वर्तमान प्रभारी सबसे ज्यादा संदिग्ध व्यक्ति था। रुद्र ने अपना फोन निकाला और नंदिनी का नंबर डायल किया। फोन 2 बार बजा, फिर नंदिनी ने कॉल उठाया और धीरे से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या बात है? रुद्र का मन नंदिनी के साथ घूमने फिरने का नहीं था। मिस ठाकुर, क्या आप जानती हैं कि बंगाल में सेठी का प्रभारी कौन है? बंगाल शाखा का प्रभारी। जब नंदिनी ने यह सुना तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, सेठी के प्रभारियों को आपस में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मुझे बंगाल के प्रभारी के बारे में ज्यादा नहीं पता। ठीक है फिर, रुद्र ने बेप्सी में जवाब दिया। नंदिनी एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर धीरे से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो व्यक्ति मेरे माता पिता की मौत से जुड़ा हो सकता है, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। मैं समझ गई। नंदिनी एक पल के लिए शांत रही, फिर धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, हालांकि मैं आपको नहीं बता सकती कि बंगाल का प्रभारी कौन है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं शायद आपकी कुछ सुराग ढूंढने में मदद कर पाऊं। सचमुच? रुद्र ने नंदिनी की बातें सुनकर उत्तेजित होकर चिल्लाया। बेशक, मैं एक सच्ची महिला हूं। चूंकि मैंने आपके साथ सहयोग करने का फैसला किया है, तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। नंदिनी हल्के से मुस्कुराई। ये सुनकर कि नंदिनी को बंगाल में सेठी के प्रभारी व्यक्ति के बारे में नहीं पता है, रुद्र को शक होने लगा कि कहीं नंदिनी जानबूझकर तो नहीं छिपा रही। हालांकि जब उसने सुना कि नंदिनी उसकी जांच में मदद करने वाली है, तो उसके मन के संदेह तुरंत दूर हो गए। फिर मैं तुम्हारे खबर का इंतजार करूंगा, रुद्र ने धीरे से कहा। ठीक है। नंदिनी ने समय बर्बाद नहीं किया और रुद्र को संक्षेप में जवाब देकर फोन काट दिया। रुद्र ने अपना फोन रखा और बिस्तर पर अकेला लेट गया। आज कृष्णकांत ने उससे जो कुछ कहा था उसे याद करने लगा। वह सोच रहा था कि उसे बंगाल के प्रभारी व्यक्ति से कैसे निपटना चाहिए। रुद्र जानता था कि भले ही बंगाल के प्रभारी व्यक्ति ने सीधे उसके माता पिता को नहीं मारा हो, लेकिन उसके माता पिता की मौत का संबंध निश्चित रूप से इस व्यक्ति से था। नंदिनी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत तेज थी। रुद्र ने सिर्फ 2 घंटे इंतजार किया, तभी उसे नंदिनी का दोबारा कॉल आया। जब रुद्र ने अपने फोन की रिंगटोन सुनी तो उसने जल्दी से फोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। फिर उसने उत्सुक आवाज में पूछा, मिस ठाकुर, क्या आपके पास कोई खबर है? हाँ मिस्टर सिंघानिया, मैंने पता लगा लिया है कि बंगाल के प्रभारी व्यक्ति का नाम अनुराग है, नंदिनी ने कहा। अनुराग? जब रुद्र ने यह नाम सुना तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने आगे पूछा, क्या आपके पास कोई और सुराग है उसके बारे में? रुद्र की बातें सुनकर नंदिनी का चेहरा थोड़ा बेबस था। उसने धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं सिर्फ मुंबई में एक छोटी शाखा की प्रभारी हूं। मेरे लिए बंगाल के प्रभारी व्यक्ति का विवरण ढूंढना मूल रूप से असंभव है। रुद्र ने कुछ देर सोचा और धीरे से पूछा, क्या अनुराग के बारे में और जानने का कोई और तरीका है? नंदिनी झिझकी, फिर धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मेरे पास एक और तरीका है। वो क्या है? आप न्यूटाउन के प्रभारी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से अनुराग के बारे में जानता होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको न्यूटाउन की शाखा के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी दे सकती हूं, नंदिनी ने धीरे से कहा। रुद्र ने कुछ देर सोचा और धीमी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, मुझे उस व्यक्ति की जानकारी दे दो। ठीक है, मैं अभी आपको भेजती हूं। इतना कहकर नंदिनी ने फोन काट दिया। रुद्र जानता था कि सेठी एक बहुत ही खुफिया संगठन है
जब तक संगठन में किसी के साथ आपका श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध न हो, उनसे संपर्क करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। मुंबई में नंदिनी की शाखा का प्रबंधन देवनगर के प्रभारी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। नंदिनी को देवनगर के प्रभारी व्यक्ति की पहचान पता थी, लेकिन उसे बंगाल के प्रभारी व्यक्ति की पहचान नहीं पता थी। रुद्र के लिए सबसे सरल और सीधा तरीका यह था कि पहले न्यूटाउन के प्रभारी व्यक्ति को ढूंढा जाए और फिर वहां से बंगाल के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी ली जाए। कुछ मिनटों बाद रुद्र को नंदिनी से एक दस्तावेज मिला। दस्तावेज की सामग्री बहुत विस्तृत थी। इसमें न्यूटाउन में प्रभारी व्यक्ति की सभी जानकारी दर्ज थी। न्यूटाउन में सेठी का प्रभारी व्यक्ति रंजीव नाम का एक आदमी था। वो लगभग 30 साल का था और एक सामान्य आदमी जैसा दिखता था। लोगों के सामने वो एक बड़ी सुपरमार्केट श्रृंखला का मालिक था। रुद्र को यह जानकारी मिलने के बाद उसके लिए इस आदमी को ढूंढना कहीं ज्यादा आसान हो गया। रुद्र को अब लग रहा था कि नंदिनी के साथ सहयोग करना उसके लिए एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि उसने जो जानकारी दी उससे उसका बहुत समय बच गया। अन्यथा उसे न्यूटाउन के प्रभारी व्यक्ति को ढूंढने में बहुत समय लगता। डिंग। जैसे ही रुद्र आगे क्या करना है ये सोच रहा था, अचानक उसका फोन बजा। अपने फोन की रिंगटोन सुनकर रुद्र एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने अपना फोन उठाया और देखा। उसे पता चला कि लावण्या उसे कॉल कर रही थी। बत्रा परिवार की शादी की रस्म में रुद्र और लावण्या के अलग होने से पहले उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर बदल लिए थे। रुद्र ने स्क्रीन पर नाम देखा और एक पल के लिए झिझका। फिर उसने जवाब देने वाला बटन दबाया और मुस्कुराते हुए पूछा, लेडी लावण्या, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? जाहिर है मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लावण्या ने उदासीनता से जवाब दिया और आगे कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी झिझक रही थी। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता क्या है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूं। मेरा एक दोस्त आज एक पार्टी रख रहा है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? लावण्या ने कमजोर आवाज में कहा। मुझे तुम्हारे दोस्त की पार्टी में क्यों शामिल होना है? मैं उन्हें जानता तक नहीं। रुद्र ने धीरे से कहा, इस जमावड़े में कुछ परेशान करने वाले लोग हैं। मुझे चिंता है कि जब वे ज्यादा पी लेंगे तो वे आकर मुझे परेशान करेंगे। इसलिए अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। लावण्या ने बेबसी से समझाया, फिर आगे कहा, मगर चिंता मत करो। इस बार ये वास्तव में सिर्फ एक साधारण खाना है। मैं तुम्हें मेरा प्रेमी बनने का ढोंग करने के लिए नहीं कहूंगी। चिंता मत करो। चाहे वो उसका आकार हो या उसकी दिखावट, लावण्या को सबसे उत्तम कहा जा सकता था। वो पूरे इंदौर में एक असाधारण उपस्थिति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके आसपास बहुत सारे पीछा करने वाले थे। इनमें से अधिकांश पीछा करने वाले अमीर वारिस थे, इसलिए लावण्या इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की हिम्मत नहीं करती थी। वो बस इन पीछा करने वालों से बचने की पूरी कोशिश कर सकती थी। हालांकि वह इस जमावड़े से बच नहीं सकती थी। वह जानती थी कि रुद्र का बैकग्राउंड साधारण नहीं था। अगर वो रुद्र को अपने साथ ला सकी तो वो उन पीछा करने वालों को डरा पाएगी। रुद्र के लावण्या के मतलब को समझने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखूंगा। यह देखकर कि रुद्र सहमत हो गया है, लावण्या थोड़ी उत्साहित दिखी और अविश्वास में पूछा, सच में? हाँ, सच में। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। असल में लावण्या ने अचानक मन बनाकर रुद्र को कॉल किया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में हाँ कहेगा। उसने सोचा था कि रुद्र उसका साथ देने को तैयार नहीं होगा। लावण्या के पास रुद्र को पार्टी में लाने का एक और कारण था। उसे लगा कि अगर वो उसके जैसा एक खूबसूरत आदमी अपने साथ ला सकी तो उसकी सहेलियां उससे निश्चित रूप से बहुत ईर्ष्या करेंगी। आखिरकार रुद्र का बैकग्राउंड, ताकत, आकार और दिखावट सब बहुत अच्छे थे। रुद्र के पार्टी में आने के लिए सहमत होते ही लावण्या के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से रुद्र को समय और जगह बताई और फोन काट दिया। रुद्र ने फोन रखा और लाचारी से मुस्कुराया। फिर
वो अनुराग और रंजीव से कैसे निपटना है इस बारे में सोचने लगा। लावण्या की पार्टी को रुद्र ने बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। आखिरकार रुद्र को इंदौर में अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर किसी ने उसे भड़काने की हिम्मत की तो वो उसे थप्पड़ मारकर रास्ते से हटा सकता था। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग रुद्र की पहचान जान रहे थे, उसे अब पहले की तरह डरपोक बने रहने की जरूरत नहीं थी। पार्टी का सीन शाम के 6 बजे। रुद्र ने अकेले टैक्सी ली और लावण्या द्वारा बताई गई पार्टी की जगह पर पहुंचा। यह इंदौर का एक 5 सितारा होटल था। रुद्र अभी टैक्सी से बाहर निकला ही था कि उसने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर एक काली मर्सिडीज बेंज खड़ी देखी। इस मर्सिडीज बेंज की कीमत लगभग 1 मिलियन रुपए थी। जो इस कार को खरीद सकते थे वे यकीनन काफी अमीर होंगे। मर्सिडीज बेंज से एक काला सूट पहने खूबसूरत युवक बाहर निकला। युवक किसी बड़ी कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी जैसा लग रहा था। उसकी मौजूदगी यकीनन साधारण सफेद कॉलर कर्मचारियों के तुलनीय नहीं थी। युवक के बगल में एक सुंदर महिला थी। उसने भव्य कपड़े पहने थे और उसके लंबे रेशमी काले बाल थे। उसने नवीनतम गक्सी की ऊंची एडी वाली चप्पलें पहन रखी थी। महिला बहुत लंबी थी और उसकी मेकअप स्किल बहुत अच्छी थी, इसलिए वो बेहद आकर्षक लग रही थी। वे दोनों बातें करते हुए रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। जब उस सुंदरी ने रुद्र को देखा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डार्लिंग, क्या हुआ? सूट में लिपटे युवक ने सुंदर महिला के चेहरे पर अजीब सा भाव देखकर धीरे से पूछा। कुछ नहीं, मैंने अभी एक शख्स को देखा जो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। मुझसे जरूर फलती हुई होगी, सुंदरी ने समझाया। तो क्या तुम जाकर कुछ कहना चाहती हो? युवक ने उदासीनता से कहा। जरूरत नहीं है, मुझे जरूर फलती हुई होगी। वैसे भी मैं इस शख्स को अच्छी तरह जानती नहीं। सुंदर महिला ने धीरे से सिर हिलाया और रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। युवक ने और कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चला गया। रुद्र ठीक उन दोनों के पीछे चल रहा था। जब सुंदर महिला ने रुद्र को रेस्टोरेंट में आते देखा तो उसकी आंखों में फिर से एक अजीब सी झलक आई। फिर वो खुद को सोचने से रोक नहीं पाई, क्या दुनिया में सचमुच ऐसा संयोग होता है? मैं जरूर खलत होंगी। वैसा व्यक्ति यहाँ कैसे आ सकता है? डिंग डोंग। इस वक्त लिफ्ट पहले फ्लोर पर आ चुकी थी और लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। रुद्र उस जोड़े के पीछे लिफ्ट में चला गया। जब सुंदरी ने देखा कि रुद्र भी उसी फ्लोर पर उतरता हुआ लग रहा है तो उसका चेहरा और भी उलझन से भर गया। हालांकि उसने फिर भी रुद्र से बात करने की पहल नहीं की, क्योंकि वो पक्का नहीं कह सकती थी कि रुद्र वही व्यक्ति है जिसे वह जानती थी। जल्द ही लिफ्ट उस फ्लोर पर पहुंची जहां पार्टी का कमरा था। युवक और सुंदर महिला पहले बाहर निकले और रुद्र उनके पीछे पीछे चला। सुंदरी थोड़ी झिझकी, फिर अपने बगल के युवक से फुसफुसाकर कहा, यह शख्स लगता है हमारी पार्टी में आने के लिए ही यहाँ आया है। ये शायद तुम्हारी सहपाठी का बॉयफ्रेंड होगा। ये शख्स लगभग हमारी ही उम्र का है। युवक ने उदासीनता से जवाब दिया। ये सच है। सुंदर महिला ने सोचते हुए सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हालांकि उसका दिमाग अब भी उस डरावने विचार से घिरा हुआ था। एक पल बाद रुद्र आखिरकार उस निजी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जहां पार्टी हो रही थी। इस वक्त लावण्या कमरे के दरवाजे पर बेचैनी से खड़ी रुद्र का इंतजार कर रही थी। लावण्या वास्तव में इंदौर की शीर्ष सुंदरियों में से एक थी। आज उसने सफेद पोशाक में बहुत खूबसूरती से तैयार हुई थी। खोखला डिजाइन लावण्या के सेक्सी आंचल को हल्का सा दिखा रहा था। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और वह मासूम और मोहक लग रही थी। लावण्या के इस रूप ने उस सुंदरी को, जिससे रुद्र रेस्टोरेंट के बाहर मिला था, फीका कर दिया। जब लावण्या ने रुद्र को देखा तो उसकी आंखों में उत्साह की झलक आई। वो अपनी ऊंची एड़ी वाली चप्पलों में उसकी ओर बढ़ी। हालांकि लावण्या रुद्र के पास जा पाती उससे पहले ही उस सुंदरी ने पहल करते हुए लावण्या का मजाक उड़ाया। ओह माय गॉड, ये तो महान सुंदरी लावण्या है। तुम आज पार्टी में आई हो। हम एक लंबे समय से नहीं मिले हैं। ये निश्चित रूप से एक लंबा समय रहा है। लावण्या ने उदासीनता से सुंदरी को देखा और ठंडे भाव से जवाब दिया।
क्या तुम आज अकेली आई हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हो? महिला ने पूछना जारी रखा। लावण्या ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी ऊंची एड़ी वाली चप्पलों में रुद्र के पास गई। उसने जानबूझकर रुद्र की बाह पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, तुम यहां हो, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। जब सुंदरी ने लावण्या को जानबूझकर रुद्र की बाह पकड़ते देखा तो उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी झलक आई। फिर उसने जल्दी से पूछा, लावण्या, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बस मेरा एक दोस्त है, लावण्या ने उदासीनता से जवाब दिया। लावण्या के सामने खड़ी सुंदरी का नाम शांभवी था। दत्ता फैमिली और भाटिया फैमिली के काफी व्यावसायिक संबंध थे, इसलिए शांभवी और लावण्या एक दूसरे को बहुत छोटी उम्र से जानती थी। इसके अलावा वे दोनों सुंदर थी, इसलिए वे निश्चित रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती थी। हालांकि बचपन से ही लावण्या हमेशा शांभवी से बेहतर रही थी, चाहे वह शारीरिक बनावट, रूप या पृष्ठभूमि के मामले में हो। शांभवी लावण्या से पीछे थी। इसने शांभवी को लावण्या से और भी ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर दिया। लावण्या के इंदौर छोड़ने के बाद शांभवी ने कमोबेश अपने दिल की ईर्ष्या को छोड़ दिया था। हालांकि शांभवी को पता चला कि लावण्या कुछ समय पहले देश लौटी है। वो हमेशा लावण्या का मजाक उड़ाने का कोई मौका ढूंढती रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान शांभवी अब पहले वाली शांभवी नहीं थी। शांभवी के बगल का युवक एक सूचीबद्ध कंपनी का प्रबंधक था, जिसका सालाना वेतन 10 लाख रुपए से अधिक था। इसके अलावा उसका भविष्य असीमित था, इसलिए शांभवी अपने बॉयफ्रेंड के दम पर लावण्या पर हावी होना चाहती थी। जब शांभवी ने अभी रुद्र को देखा तो उसे लगा कि वह थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। उसने सोचा कि क्या वो वही व्यक्ति है जिसके बारे में उसने अपनी दोस्त से सुना था। हालांकि जब उसे पता चला कि रुद्र लावण्या का दोस्त है तो उसने तुरंत राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि लावण्या इतने बड़े शख्स को निश्चित रूप से नहीं जानती होगी। शांभवी और लावण्या एक दूसरे से काफी समय से नहीं मिली थी, इसलिए जब वे दोनों दोबारा मिली तो नोक-झोंक होना लाजमी था। रुद्र ने मुड़कर लावण्या को देखा। वो जानता था कि लावण्या ने उसे सिर्फ अपने पीछा करने वालों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए ही नहीं बुलाया था। उसे जरूर इस बात की भी चिंता होगी कि शांभवी जैसे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार लड़कियों में थोड़ा अभिमान होता है। रुद्र को लावण्या के इन विचारों से खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि लावण्या की कोई बुरी नीयत नहीं थी। शांभवी ने लावण्या के साथ संक्षेप में बातचीत की और फिर अपने प्रेमी को लेकर निजी कमरे में चली गई। शांभवी के जाने के बाद लावण्या ने रुद्र का हाथ छोड़ दिया और मुंह बनाकर कहा, ये शांभवी सचमुच बहुत परेशान करने वाली है। वो लगभग हर पहलू में मुझसे अपनी तुलना करना पसंद करती है। अगर मेरी दोस्त न होती तो मैं इस तरह के इकट्ठे होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की परेशान ही नहीं करती। इसकी आदत डाल लो, रुद्र ने शांति से कहा। आदत डालूं? जब लावण्या ने रुद्र की बातें सुनी तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई। उसके चेहरे पर थोड़ा उलझन साफ झलक रही थी। रुद्र ने लावण्या को ज्यादा समझाया नहीं। शायद वो नहीं जानती कि उसने उससे भी ज्यादा चीजें अनुभव की होंगी, इसलिए वह ऐसी स्थिति का आदी हो गया था। उसे परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या कहते हैं। अब आम लोगों के बीच की साजिशें रुद्र की नजरों में सचमुच बहुत हास्यास्पद थी। अगर उसके पास इस तरह की गैर जरूरी लड़ाइयों में लड़ने का समय होता तो वो उस समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में कर सकता था। चलो हम भी अंदर चलते हैं, लावण्या ने धीरे से कहा जब उसने देखा कि वो कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया और लावण्या के पीछे पीछे निजी कमरे में चला गया। इस समय निजी कमरे में पहले से ही काफी लोग मौजूद थे और उनमें से अधिकांश इंदौर के प्रसिद्ध अमीर उत्तराधिकारी थे। लावण्या का परिवार बहुत अमीर था, इसलिए लावण्या के आसपास के सबसे साधारण दोस्त भी कॉर्पोरेट कार्यकारी थे। आम लोगों के पास इस घेरे में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं था। जब सबने लावण्या को अंदर आते देखा तो वे उसे घेरने लगे। हालांकि शांभवी इस दृश्य को देखकर बहुत असंतुष्ट थी, क्योंकि लावण्या बचपन से ही उससे ज्यादा लोकप्रिय रही थी।
वो सचमुच समझ नहीं पाती थी कि वे लोग लावण्या की इतनी चापलूसी क्यों करना पसंद करते थे। बहुत समय बाद मिलना हुआ। मिस भाटिया, तुम सचमुच और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। हाँ मिस भाटिया, तुमने कहा कि तुम वापस आए हुए काफी समय हो गया, है ना? तुमने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? महान मिस भाटिया शायद हमें बहुत पहले भूल चुकी होंगी, है ना? सबने लावण्या को घेर लिया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं? मैं पुणे सिटी में वापस आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और मैं अभी तक उसके अनुकूल नहीं हो पाई हूं, इसलिए मुझे तुमसे संपर्क करने का समय नहीं मिला। लावण्या ने मुस्कुराते हुए जल्दी से समझाया। इस पल एक लड़की ने आवाज लगाई, महान मिस भाटिया के पास तुमसे संपर्क करने का समय क्यों होगा? वो डेटिंग में व्यस्त होगी, है ना? मिस भाटिया, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? मौजूद कई अमीर उत्तराधिकारियों का लावण्या पर क्रश था, इसलिए जब उन्होंने ये सुना तो उनके भाव तुरंत बदल गए और वे सभी रुद्र की ओर ध्यान देने लगे। हालांकि जिस बात ने सबको उलझन में डाल दिया वो ये था कि रुद्र, जो उसके बगल में खड़ा था, खास रूप से सुंदर नहीं दिख रहा था। इसके अलावा वो अपने कपड़ों से किसी अमीर व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। अधिकतम वो एक साधारण सुंदर व्यक्ति था। वे सचमुच समझ नहीं पाए कि रुद्र लावण्या का प्यार कैसे जीत सका। लावण्या, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तुमने इसे सबसे परिचित क्यों नहीं कराया? इस पल एक लंबा लड़का लावण्या के पास आया और उससे दबी आवाज में पूछा। लावण्या ने मुड़कर रुद्र को देखा और उससे फुसफुसाकर कहा, इस व्यक्ति का नाम भास्कर है। ये इंदौर के उपमेयर का बेटा है। इसके परिवार के पास कुछ ताकत है। ओह, ठीक है। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार एक उपमेयर का बेटा रुद्र के लिए कुछ भी नहीं था। मिस्टर भास्कर, ये मेरा दोस्त रुद्र है, लावण्या ने परिचय कराया। दोस्त? जब भास्कर ने यह सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और धीरे से पूछा, क्या तुम सिर्फ दोस्त हो या प्रेमी और प्रेमिका? हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं, लावण्या ने जल्दी से जवाब दिया और आगे कहा, रुद्र और मैं एक दूसरे को बहुत छोटे थे तब से जानते हैं। भास्कर ने रुद्र को ध्यान से देखा और उसे भड़काते हुए पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप अभी क्या करते हैं? मैं अभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। थोड़ी दूर पर जब शांभवी ने मुंबई शब्द सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब भाव फिर से झलका। उसने अचेतन रूप से अपने होंठ काट लिए। ये अभी भी एक छात्र है। भास्कर तिरस्कार पूर्वक हंसा और आगे कहा, तुम अब और युवा नहीं लगते। अगर स्नातक होने के बाद तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो तुम लावण्या से मुझसे संपर्क करने के लिए कह सकते हो। मैं मुंबई में कुछ दोस्तों को जानता हूं, इसलिए समय आने पर मैं तुम्हारी एक बेहतर नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता हूं। हालांकि भास्कर ने यह बात बहुत आसानी से कही, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि भास्कर स्पष्ट रूप से रुद्र को अपमानित कर रहा था। लावण्या की आंखों में एक अजीब चमक आए बिना नहीं रही। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से रुद्र को उस दिन प्रवीण बत्रा के पैर तोड़ते हुए देखा था। प्रवीण की तुलना में भास्कर कुछ भी नहीं था। रुद्र की तो बात ही छोड़ो, उसे डर था कि रुद्र कहीं गुस्सा न हो जाए। अगर वो गुस्सा हो गया तो मामला परेशानी भरा हो सकता था। जरूर, स्नातक होने के बाद मैं तुमसे संपर्क करूंगा। हालांकि लावण्या को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगा। इसके बजाय उसने बहुत शांति से जवाब दिया। रुद्र बस भास्कर जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहस करने के मूड में नहीं था। जब तक भास्कर बहुत आगे नहीं बढ़ता या रुद्र को अपनी सीमा से आगे नहीं धकेलता, रुद्र उससे बहस नहीं करता। लावण्या ने अचेतन रूप से रुद्र की ओर सिर घुमाया। उसके चेहरे पर बहुत हैरानी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना आसानी से बात मान लेगा। इस पल रुद्र बत्रा परिवार के शादी के भोज में दिखने वाले रुद्र से एक अलग व्यक्ति जैसा था। दूसरी ओर भास्कर निःशब्द था। उसे लगा कि उसके सामने वाला रुद्र उसकी बातों को समझ नहीं पाया और उसने उसके मजाक को गंभीरता से ले लिया था। इस पल भास्कर ने रुद्र का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। उसकी नजरों में रुद्र मजाक के काबिल नहीं था। शायद रुद्र के मान जाने की वजह से इसके बाद का पूरा समारोह अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। सबने खाया और बातचीत की।
हर किसी को लगा कि रुद्र और लावण्या सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। किसी ने भी रुद्र को प्यार में अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। हालांकि ठीक उसी समय जब रुद्र को लगा कि पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी, शांभवी के प्रेमी महेश्वर ने अचानक अपना गिलास उठाया और हल्की मुस्कान के साथ रुद्र से कहा, रुद्र, चूंकि हम पहली बार मिल रहे हैं, क्या तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगे? रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चलो पीते हैं। ये कहने के बाद रुद्र ने अपना वाइन गिलास उठाया और एक घूंट लिया। वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी रुद्र को पीने के लिए जोर देना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों को रुद्र के साथ पीते देखकर लावण्या खुद को उसकी चिंता करने से रोक नहीं पाई। हालांकि चूंकि रुद्र ने एसेंस कल्टिवेटिंग पिल ली थी, उसके शरीर में पहले ही जमीन आसमान का बदलाव आ चुका था, इसलिए ये थोड़ी सी शराब रुद्र पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी और वह शराब को पानी की तरह आसानी से पी सकता था। 10 मिनट से भी कम समय में वहां मौजूद सभी लड़के थक गए। यहां तक कि भास्कर, जो बहुत ज्यादा पी सकता था, वो भी रुद्र को बहुत अलग नजरों से देखने लगा। उसने खुद को ये कहने से नहीं रोका, रुद्र वाकई बहुत अच्छा पीता है। हाँ, रुद्र बहुत ज्यादा पी सकता है, कितना प्रभावशाली। दूसरे लड़कों ने भी रुद्र की तारीफ की। हालांकि महेश्वर थोड़ा शर्मिंदा दिखा। उसने रुद्र को जबरदस्ती पिलाकर उसे शर्मिंदा करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की शराब सहन करने की क्षमता इतनी ज्यादा होगी। अगर वह पीना जारी रखता तो शायद रुद्र नहीं बल्कि वही शर्मिंदा होता। इसलिए महेश्वर ने रुद्र के साथ पीने का इरादा छोड़ दिया। सबके पी लेने के बाद उन्होंने फिर से बातचीत शुरू कर दी। हालांकि बातचीत का विषय मुख्य रूप से चापलूसी करना था। यकीनन कमरे में सबसे ताकतवर व्यक्ति अब भी भास्कर था। वह मेयर का बेटा था और उसके परिवार की एक लिस्टेड कंपनी थी। अगर उसके व्यक्तिगत कौशल को भी छोड़ दिया जाए तो भास्कर वहां मौजूद हर किसी को पीछे छोड़ सकता था। भास्कर की पहचान से तो हर कोई वाकिफ था। भास्कर और उसके पुराने दोस्त इन चीजों का दिखावा करने में आलस कर रहे थे, इसलिए चर्चा इसके बजाय शांभवी के पति के विषय पर चली गई। इस समय एक आकर्षक कपड़ों वाली महिला ने पूछा, शांभवी, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति न्यूटाउन की एक लिस्टेड कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर है, क्या ये सच है? महिला की बातें सुनकर रुद्र ने सिर उठाया और महेश्वर की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि शांभवी का प्रेमी न्यूटाउन में काम करता होगा। इस समय रुद्र न्यूटाउन में अपने मामले की जांच कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उत्सुक था। बोलने वाली महिला के शांभवी के साथ सबसे अच्छे संबंध थे, इसलिए उसकी बातें स्पष्ट रूप से शांभवी को दिखावा करने का मौका दे रही थी। शांभवी समझदारी से मुस्कुराई। वो स्वाभाविक रूप से ऐसे अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देती। उसने कहा, हाँ, ये सही है। मेरे पति अब ट्रैवियो कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। वो वित्तीय विभाग के महाप्रबंधक हैं। शांभवी के ये कहने के बाद हर किसी ने हैरानी से महेश्वर की ओर देखा। महेश्वर शांत दिखा। महेश्वर, तुम ट्रैवियो कॉर्पोरेशन में काम करते हो? भास्कर ने हैरानी से धीमी आवाज में पूछा। हाँ, सही है। महेश्वर ने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने सुना है कि ट्रैवियो कॉर्पोरेशन दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक है। ऐसी कंपनी में काम कर पाना और वित्तीय विभाग का महाप्रबंधक होना, तुम्हारा भविष्य यकीनन उज्जवल है। भास्कर हंस पड़ा। हाँ, ट्रैवियो कॉर्पोरेशन अब बहुत सारे उद्योगों में शामिल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शांभवी का प्रेमी इतना शक्तिशाली होगा। सिर्फ कोई भी वित्तीय विभाग का महाप्रबंधक नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि कुछ और सालों में उसे समूह के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है ना? सबने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। इस समय महेश्वर को देखने का उनका तरीका भी बहुत बदल गया था। सबसे पहले ट्रैवियो कॉर्पोरेशन में प्रवेश करना आसान नहीं था। भले ही आपके पास पैसा हो, आप प्रवेश नहीं कर पाते। ट्रैवियो कॉर्पोरेशन का पैमाना रुद्र की एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन से भी बड़ा था। हालांकि दोनों समूहों की ताकत स्वाभाविक रूप से बराबर थी। ट्रैवियो कॉर्पोरेशन एक बहुराष्ट्रीय निगम था, इसलिए यह ज्यादा प्रसिद्ध था। वहीं
एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन हमेशा बहुत कम प्रोफाइल रखा और सिर्फ देवनगर क्षेत्र के आसपास ही संचालित होता था। इसलिए इसका प्रभाव ट्रैवियो कॉरपोरेशन जितना अच्छा नहीं था। महेश्वर की उम्र सिर्फ 30 साल के आसपास थी। वह इतनी कम उम्र में अपने मौजूदा पद तक पहुंच पाया और वित्तीय विभाग का मैनेजर भी था। वो वाकई हर किसी की प्रशंसा के लायक था। शांभवी ने जब सबकी बातें सुनी तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई, क्योंकि वो आखिरकार लावण्या पर अपना रुआब जमा सकती थी। वो सिर्फ एक छोटा वित्तीय मैनेजर नहीं है, इसमें दिखावा करने वाली क्या बात है? लावण्या ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, रुद्र ने लावण्या की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। इस समय एक सेक्सी युवती ने अपना गिलास उठाया और मधुर आवाज में महेश्वर को चिल्लाकर बोली, महेश्वर, मुझे तुम्हें टॉस्ट करने दो। ठीक है। महेश्वर ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और उस खूबसूरत महिला के साथ एक गिलास वाइन पिया। महेश्वर, मेरा प्रेमी हमेशा से ट्रैवियो कॉरपोरेशन में काम करना चाहता है। क्या तुम देखकर मेरी मदद कर सकते हो कि कोई उपयुक्त पद है या नहीं? खूबसूरत युवती ने महेश्वर के साथ पीने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। इस समय खूबसूरत युवती का प्रेमी उसके बगल में खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम शांभवी की दोस्त हो, इसलिए यकीनन मैं तुम्हारा पक्ष लेकर देखूंगा। अगर वाकई कोई उपयुक्त पद होगा तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा, महेश्वर ने कहा। धन्यवाद। फिर महेश्वर की बातें सुनकर युवती के चेहरे पर मुस्कान और भी चमकदार हो गई। इसके बाद बाकी लोग भी महेश्वर को टॉस्ट करने आए। कुछ लड़कियां तो ऐसी भी दिखीं जैसे वे उसे अपहरण करना चाहती हों। शांभवी को इस पर गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत उसे इस पर बहुत गर्व था, क्योंकि वो यही देखना चाहती थी। लावण्या दूसरी ओर अवाक थी। वो समझ नहीं पाई कि महज एक वित्तीय मैनेजर इतना जरूरी क्यों था। इस समय भास्कर ने अचानक पूछा, महेश्वर, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले ट्रैवियो कॉरपोरेशन में कुछ बड़ा हुआ था। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? भास्कर की बात सुनकर महेश्वर एक सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने आंखें छोटी की और कहा, भास्कर, तुम भी उसके बारे में जानते हो? महेश्वर और भास्कर के बीच की बातचीत सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सबके चेहरे पर उलझन थी। भास्कर ने महेश्वर को बताया था कि ट्रैवियो कॉरपोरेशन में कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने तो उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं था। हमारी फैमिली की कंपनी का भी ट्रैवियो कॉरपोरेशन के साथ कुछ सहयोग है, और ज्यादा नहीं, इसलिए मुझे बहुत कम पता है। महेश्वर, तुम ही क्यों नहीं बताते कि क्या चल रहा है? भास्कर ने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो बहुत उत्सुक था और वो ये देखना चाहता था कि क्या महेश्वर सचमुच ट्रैवियो कॉरपोरेशन में काम कर रहा है। अगर महेश्वर सच में ट्रैवियो कॉरपोरेशन में काम करता था और किसी बड़े पद पर था, तो उसे पता होगा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। महेश्वर ने भास्कर की ओर देखा और थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर धीरे से कहा, वास्तव में मुझे ये बात बाहरी लोगों को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ये पहले ही गुजर चुका है। इसके अलावा तुम सब शांभवी के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूं। क्या है वो बात? ठीक ठीक। हाँ, मैंने तो नहीं सुना कि ट्रैवियो कॉरपोरेशन के साथ कुछ हुआ है। महेश्वर की बातें सुनकर बाकी लोग और उत्सुक हो गए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। असल में ये तुम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही कि ट्रैवियो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बदल गए हैं। पिछला प्रेसिडेंट कंपनी के फंड के गबन के लिए मुकदमा झेल रहा था और अब भी जेल में है। फिर अचानक कहीं से एक नए प्रेसिडेंट आ गए। महेश्वर ने बेपरवाही से कहा, सच में ट्रैवियो कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट बदल गया। सबके चेहरे पर फिर से हैरानी के भाव आ गए, जैसे वे इस खबर से बहुत चौंक गए हों। ट्रैवियो कॉरपोरेशन ने इस खबर को अंदरूनी रूप से ब्लॉक कर दिया था, इसलिए बाहर के लोगों को पता नहीं है। हालांकि ये पुरानी खबर है, इसलिए अब तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। महेश्वर ने उनकी ओर देखा और फिर से समझाया, लगता है मैंने उस समय जो अफवाहें सुनी थी वे सच थी। भास्कर ने धीमी आवाज में कहा, है भास्कर, तुम काफी अच्छी जानकारी रखते हो। महेश्वर गर्व से मुस्कुराया। महेश्वर, मैं सोच रहा हूं कि ट्रैवियो कॉरपोरेशन का नया प्रेसिडेंट कौन है? इस प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है?
भास्कर ने मुस्कुराते हुए पूछा, भास्कर, तुम प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी क्यों जानना चाहते हो? महेश्वर एक सेकंड के लिए रुका और सतर्कता से पूछा। भास्कर थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर धीरे से कहा, महेश्वर, चूंकि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो मैं तुमसे साफ साफ कहता हूं। मेरी फैमिली की कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है और हम ट्रैवियो कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करना चाहते थे, लेकिन पिछले प्रेसिडेंट ने मंजूरी नहीं दी थी। क्या तुम हमें अपनी कॉरपोरेशन के नए प्रेसिडेंट से मिलवा सकते हो? भास्कर को लगा कि ये लोग उसके दोस्त हैं, इसलिए उसने कुछ नहीं छिपाया। महेश्वर धर्म संकट में लग रहा था। माथे पर बल डालते हुए उसने सपाट ढंग से कहा, भास्कर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं करना चाहता। नए नियुक्त प्रेसिडेंट कोई ऐसे वैसे नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है और वह यूएस से है। वो किसी की परवाह नहीं करते। अगर मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं तो शायद मेरी नौकरी ना बच पाए। मैं ये समझ सकता हूं। भास्कर एक खास बिंदु पर रुकने का सिद्धांत समझता था, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, बहुत बुरा हुआ कि हम पहले नहीं मिले। अगर तुम मुझे पहले जानते होते तो मैंने पुराने प्रेसिडेंट के साथ इस पर चर्चा की होती, शायद कुछ उम्मीद होती, लेकिन मैं इस नए प्रेसिडेंट को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। महेश्वर ने भास्कर की ओर देखा और जोड़कर कहा, तुमने अभी कहा कि ट्रैवियो कॉरपोरेशन के नए प्रेसिडेंट को यूएस से ट्रांसफर किया गया है। क्या इसका मतलब है कि वह अमेरिकी है? चूंकि महेश्वर उसे प्रेसिडेंट से नहीं मिलवाना चाहता था, तो भास्कर को दूसरे तरीके सोचने पड़े। इसलिए उसने महेश्वर से ट्रैवियो कॉरपोरेशन के नए प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की। नहीं, वो पुणे सिटी से है और वह एक खूबसूरत महिला है। वो हमारी उम्र की ही है और काफी सुंदर है, लेकिन उनका मिजाज अच्छा नहीं है। उन्होंने मुख्य कार्यालय के समर्थन पर भरोसा किया और पद संभालने के तुरंत बाद कई लोगों को निकाल दिया। अब हमारे ट्रैवियो कॉरपोरेशन में हर कोई खतरे में है। शायद महेश्वर ने अभी काफी पी रखी थी, इसलिए वह नशे में शिकायत करने लगा। खूबसूरत, वो हमारी उम्र की ही है। भास्कर और भी ज्यादा उलझन में लग रहा था। हाँ, वो काफी अच्छी दिखती है। महेश्वर ने हल्के से सिर हिलाया। क्या वह ट्रैवियो कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यालय के शेयरधारकों में से किसी की बेटी हो सकती है? भास्कर ने उत्सुकता से पूछा। असंभव, महेश्वर ने सिर हिलाया और जारी रखा। अगर तुम ये कहते हो कि वह किसी शेयरधारक की मालकिन है तो मुझे लगता है ये संभव है, लेकिन बेटी तो यकीनन नहीं। तुम ये कैसे जानते हो? ये देखते हुए कि महेश्वर और ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, भास्कर ने जल्दी से मोटा पकड़ा और पूछा, ट्रैवियो कॉरपोरेशन की नई प्रेसिडेंट का नाम प्रिया मेहरा है। मुख्य कंपनी में सिर्फ कुछ ही शेयरधारक हैं और उनमें से किसी का भी सरनेम मेहरा नहीं है, इसलिए वो निश्चित रूप से हमारे शेयरधारकों में से किसी की बेटी नहीं है। महेश्वर ने बेपरवाही से कहा। खटाक। महेश्वर की बातें सुनकर रुद्र ने अपनी चॉपस्टिक्स जमीन पर गिरा दी। वो हैरान था और सदमे में था। मैं समझ गया। ट्रैवियो कॉरपोरेशन के नए प्रेसिडेंट का नाम पता चलने के बाद भास्कर ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। महेश्वर को शायद एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया है, इसलिए उसने इस बारे में और बात करना जारी नहीं रखा और विषय बदलने की तैयारी की। तुमने ट्रैवियो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या बताया? इस पल रुद्र अचानक खड़ा हो गया और ठंडे लहजे में महेश्वर से पूछा। महेश्वर ने ऊपर देखा और रुद्र पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछा, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बकवास बंद करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ट्रैवियो कॉरपोरेशन के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रुद्र का मन महेश्वर के साथ फिजूल की बातें करने का नहीं था, इसलिए उसने ठंडे लहजे में पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? शांभवी ने देखा कि रुद्र कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से खड़ी हुई और उस पर चिल्लाई, रुद्र क्या हुआ? लावण्या को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से रुद्र के पास गई और धीमी आवाज में पूछा। हालांकि रुद्र ने लावण्या की बातें नहीं सुनी। उसने धीमी आवाज में महेश्वर से पूछा, मुझे बताओ, ट्रैवियो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रुद्र का सवाल सुनकर महेश्वर थोड़ा परेशान और बेचैन हो गया।
उसने माथे पर बल डाले बिना खुद को रोक नहीं पाया। ट्रैवियो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के नाम से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? महेश्वर जाहिर तौर पर अब होश में आ गया था, क्योंकि उसे पता था कि ऊपर के लोगों ने उसे नए अध्यक्ष की पहचान सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया था। अभी कुछ देर पहले महेश्वर ने भास्कर के सामने अपनी शान दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा बोल दिया था। महेश्वर को होश आया और वह शांत होने के लिए बाथरूम की ओर जाने को तैयार हुआ। रुको। जब रुद्र ने देखा कि महेश्वर जाने वाला है तो उसने उसे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और ठंडे लहजे में कहा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हमारी ट्रैवियो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के नाम से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम उसे जानते हो? महेश्वर ने आंखें चौड़ी करके रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र ने महेश्वर की ओर बेरुखी से देखा। वह जानता था कि अगर उसने अपना असली रंग नहीं दिखाया तो महेश्वर उसे सच नहीं बताएगा। इसलिए उसने महेश्वर का हाथ पकड़ा और ठंडे लहजे में कहा, मेरा अभी तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का मन नहीं है। मैं जो कुछ भी पूछूं उसका जवाब दो। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं अभी तुम्हारी बात तोड़ दूंगा। क्या तुमने बहुत ज्यादा पी ली है? महेश्वर ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? यह देखकर कि माहौल बिगड़ रहा है। भास्कर जल्दी से खड़ा हुआ और रुद्र को डांटा। आखिरकार महेश्वर ट्रैवियो कॉरपोरेशन के वित्त विभाग का प्रबंधक था और भास्कर के लिए उसका बहुत महत्व था। इसलिए भास्कर साफ तौर पर महेश्वर का पक्ष ले रहा था। हालांकि रुद्र ने भास्कर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने बिना किसी भाव के महेश्वर से पूछा, जल्दी करो और मुझे जवाब दो। ट्रैवियो कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जल्दी करो और मुझे छोड़ो। महेश्वर ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। मैंने अच्छे से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने ही मांगा। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने महेश्वर की बात जोर से मोड़ दी। आह! महेश्वर दर्द से चिल्लाया और उसका चेहरा बिगड़ गया। पलक झपकते ही सब हक्का बक्का रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतना साहसी होगा कि इतने सारे लोगों के सामने महेश्वर की बाह तोड़ देगा। बेशक रुद्र ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसने सिर्फ महेश्वर की बाह उतार दी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? शांभवी से रहा नहीं गया और वह रुद्र की ओर दौड़ी। भास्कर भी गुस्से में था। वो रुद्र के सामने दौड़ा और रुद्र के कपड़े खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहां मुसीबत पैदा करने आए हो? रुद्र पलटा और ठंडे लहजे में भास्कर की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं दखल दे रहा हूं। भास्कर थोड़ा चिढ़ गया और फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, आज ये पार्टी मैंने आयोजित की है और महेश्वर मेरा दोस्त है। तुमने महेश्वर की बात तोड़ दी और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे मामले में दखल दे रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम अभी महेश्वर को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। अगर तुम इस मामले में शामिल होना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि पहले अपने पिता को कॉल करो और उनसे पूछो कि क्या उनमें मुझसे दुश्मनी लेने की हिम्मत है। रुद्र की आवाज भास्कर से बात करते समय बेहद सख्त थी। तुम कौन हो? भास्कर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उलझन में रुद्र से पूछा। मुंबई के रुद्र सिंघानिया, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। मुंबई के रुद्र सिंघानिया। जब भास्कर ने यह सुना तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई, जैसे वो नहीं जानता हो कि रुद्र कौन है। तुम मुझे नहीं जानते, ये सामान्य है। जब तुम अपने पिता को कॉल करोगे तो पता चल जाएगा। रुद्र ने धीरे से कहा, क्या आप मुंबई से मिस्टर रुद्र सिंघानिया हैं? इस पल शांभवी ने आखिरकार अपनी आवाज उठाई। शांभवी की एक दोस्त थी जो मुंबई में रुद्र के भोज में शामिल हुई थी और उसने चुपके से रुद्र की तस्वीर खींच ली थी। शांभवी ने एक बार रुद्र की तस्वीर देखी थी, इसलिए जब शांभवी ने अभी रुद्र को देखा तो उसे लगा कि वह जाना पहचाना लग रहा है। उसे लगा कि रुद्र मुंबई के मिस्टर सिंघानिया से थोड़ा मिलता जुलता है। हालांकि
उसे लगा कि मिस्टर सिंघानिया जैसा कोई बड़ा शख्स यहां नहीं आएगा, इसलिए उसने सोचा कि वो ज्यादा सोच रही है। उसके बाद जब शांभवी ने सुना कि रुद्र मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, तो उसे अपने अनुमान पर और भी ज्यादा संदेह हुआ। जब तक रुद्र ने भास्कर से वो शब्द नहीं कहे, तब तक शांभवी को यकीन नहीं हुआ कि उसका अनुमान सही था। रुद्र मुंबई के मिस्टर रुद्र सिंघानिया थे। हाँ, मैं मुंबई का मिस्टर रुद्र सिंघानिया हूं। अगर आप में से कोई भी आज दूसरों के मामलों में दखल देना चाहता है, तो आप अभी अपने परिवार को कॉल कर सकते हैं और अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि क्या उनमें मुझसे दुश्मनी लेने की हिम्मत है। रुद्र ने सबको बिना किसी भाव के कहा। एक पल के लिए वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गई और वे हैरानी में रुद्र को घूरने लगे। वे हैरान थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लावण्या जिस आदमी को लाई है, उसकी इतनी भयानक पहचान होगी। यहां तक कि लावण्या को भी यकीन नहीं हो रहा था। भले ही वह जानती थी कि रुद्र का कोई बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पहचान इतनी डरावनी होगी। रुद्र मिस्टर रुद्र सिंघानिया है। लावण्या की बड़ी पानी भरी आंखें हैरानी से भरी हुई थी और घमंडी भास्कर पूरी तरह हक्का बक्का था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि मुंबई सिटी के मिस्टर रुद्र सिंघानिया कितने भयानक थे। उनके परिवार में कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि रुद्र जैसे किसी व्यक्ति से दुश्मनी ले सके। हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने जो कहा वो सच है? भास्कर ने रुद्र पर चिल्लाया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूं, तो तुम अपना काम कर सकते हो। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। भास्कर ने रुद्र को देखा और काफी देर तक झिझका। अंत में उसने वहां खड़े रहने और मदद न करने का फैसला किया, क्योंकि भास्कर रुद्र की पहचान की पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे चिंता थी कि अगर रुद्र वास्तव में मुंबई का युवा मालिक निकला, तो वह भास्कर की फैमिली पर विनाश ला सकता है। सिर्फ महेश्वर के लिए, जिससे वो अभी मिला था, इतना बड़ा जोखिम लेना स्पष्ट रूप से फायदेमंद नहीं था। इसलिए भास्कर ने अपना फोन निकाला और कॉल करना शुरू कर दिया। दूसरों के मन में भी स्वाभाविक रूप से यही विचार थे। वे बिल्कुल भी दूसरों के मामलों में दखल नहीं देंगे। लावण्या को रुद्र पर भरोसा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो अचानक महेश्वर पर हमला क्यों करेगा। साथ ही रुद्र और कंपनी के अध्यक्ष के बीच क्या रिश्ता था? रुद्र अचानक इतना गुस्से में क्यों आ गया?